सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया है, हमें नेक्स्ट फिगर बतानी है, मतलब ये वाली फिगर बतानी थी। सो इसमें हमारे पास एक एरो मूव कर रहा है, ये वाला सर्कल मूव कर रहा है और ये ए बी सी और डी मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले ए बी सी डी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में ए इस कॉर्नर पे था, सेकंड केस में एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया बी सी, थर्ड केस में एक और पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया और फोर्थ केस में भी एक पोजीशन आगे जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से जाके यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। फिर यहाँ सबसे पहले ए बी सी डी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी और डी। फिर आप सर्कल की पोजीशन देख लेते हैं। सर्कल की पोजीशन पहले इस प्लेस पे थी, सेकंड टर्म में ये एक पोजीशन आगे चली गई तो इस प्लेस पे आई, थर्ड वाले में ये एक पोजीशन आगे जाके इस प्लेस पे आ जाएगी और फोर्थ में ये एक प्लेस और आगे जाके इस पोजीशन पे आ जाएगी। अब एरो की पोजीशन देख लेते हैं। एरो की पोजीशन पहले इस तरफ को थी, बी की तरफ को, और इसमें सिंगल बार लगा हुआ था। सेकंड वाले में एरो की पोजीशन ऑपोजिट कर दी गई है और डबल बार लग गया। थर्ड में एरो की पोजीशन फिर से ऑपोजिट की और सिंगल बार किया। तो फोर्थ वाली में फिर से हम एरो की पोजीशन ऑपोजिट करेंगे, एकदम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसमें डबल बार लग जाएगा। तो अगर मैं इसको अपने ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन 3 इसका आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेज, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग। तो हमें हाउसेज, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो हम जानते हैं सारी की सारे बिल्डिंग्स जो होती है वही सारे के सारे हाउसेज जो होते हैं वो बिल्डिंग्स भी होती हैं और ऑफिसेज भी बिल्डिंग्स होते हैं, बट थोड़े से हाउसेज में ऑफिसेज भी होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह, ये हम बिल्डिंग शो कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर ये हमारे हाउसेज हैं और ये थोड़ी सी ये हमारे हाउसेज ले लिए, ये हमारे ऑफिसेज ले लिए और ये हमारी बिल्डिंग है। सो ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग, ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग, बट सम हाउसेज आर ऑफिसेज ऑल्सो। सो हमारा इसमें जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 1। सो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A partially filled hour glass has water falling from upper bowl to lower bowl. Which of the following statement is correct? मतलब हमारे पास एक आर ग्लास दिया है, उसमें अपर बाउल से लोअर बाउल में वाटर फॉल कर रहा है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करेंगे। तो सबसे पहले हम आर ग्लास देख लेते हैं वो कैसा होता है। आर ग्लास कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा आर ग्लास है। सपोज यहां से पानी इसमें आर ग्लास में हमारा ये पानी है यहां तक। अब ये जैसे ही फॉल करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे नीचे, तो फर्स्ट ऑप्शन है द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन लोअर बाउल एट सेम रेट एज फॉल इन द अपर बाउल। तो सबसे पहले रेट देख लेते हैं। जब यहाँ से वाटर फॉल करेगा तो सपोज इस टाइम कोई टाइम था t0 और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल करने में तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर फॉल करने में सपोज टाइम इसने यूज किया t1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो इसको लगा। सो इसी को ही बोलते हैं हम रेट। सो ऑप्शन है द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन लोअर बाउल एट सेम रेट एज फॉल इन द अपर बाउल। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें नहीं पता। सपोज यहाँ पर जब पानी यहाँ पे पहुंचा तो डिफरेंस था T1 माइनस T0, बट जब पानी यहाँ पहुंचेगा तो डिफरेंस सपोज यहाँ T2 पे तो T2 माइनस T0, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो सेम रेट से नहीं फॉल कर रहा है वो। सो ऑप्शन 1 इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन 2 द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन लोअर बाउल एट हाफ रेट एज फॉल इन द अपर बाउल। हमें रेट के बारे में पता ही नहीं है कि वो कितने रेट से फॉल कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो हाफ रेट से फॉल कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा बोल रहा है, अभी थर्ड थोड़ा बाद में देखते हैं। द एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ वाटर कॉलम इज द सेम इन बोथ बाउल्स एट ऑल द टाइम। सपोज
सपोज कुछ टाइम के बाद इसका वाटर यहाँ से गिर के यहाँ आ गया, इसके वाटर में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा और ये बढ़ रहा है। तो इसका एरिया अगर हम देखें और इसका एरिया अगर हम देखें तो डिफरेंट है, ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है। तो उसने तो बोला है कि हर टाइम जो है वो एरिया इक्वल होगा, बट यहाँ पर तो ये एरिया कम आ रहा है और ये एरिया ज्यादा आ रहा है कुछ टाइम T1 के बाद सपोज। सो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। सो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। सो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। Question number 4 is the graph below shows the rainfall and temperature at a place over 1 week. Which day of the week would feel the most humid? हमें ग्राफ दिया है टेम्परेचर और रेनफॉल के बीच में, हमें बताना है कौन सा दिन सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। सो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल में एक रिलेशनशिप होता है। ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेनफॉल, मीन्स अगर रेनफॉल इंक्रीज करेगा सो ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करेगी। But humidity is inversely proportion to temperature, means humidity will increase when temperature will decrease. So यहाँ पर हम देखें अगर तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमें थर्सडे और सैटरडे को दिया गया है। बस सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर हम देखें सो टेम्परेचर को O से डिनोट किया है और रेनफॉल को X से डिनोट किया है। हमने बोला है रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ह्यूमिडिटी। सो व्हेन रेनफॉल इंक्रीज देन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। सो यहाँ पर अगर देखें तो सैटरडे को जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा है और यहाँ पर और ट्यूसडे को थोड़ा ज्यादा है। बट अगर टेम्परेचर की बात करें हम लोग तो टेम्परेचर थोड़ा सेम ही लग रहा है। सो जो आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे। सैटरडे को ह्यूमिडिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। सो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। Next question is the length of a rod is measured repeatedly by 2 persons. Person A reports the length to be 1002 plus minus 1 centimeter while the person B reports the length to be 1001 plus minus 2 centimeter. It is known from a more reliable method that the length is 1000.1 plus minus 0.5 centimeter. Which one of the following statement is correct? हमें बताया गया है ए और बी ने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया, ए की मेजरमेंट्स आई इतनी और बी की मेजरमेंट्स आई इतनी, और रिलायबल मेथड से जब मेजरमेंट करेंगे उस रॉड की तो वो आएंगी इतनी। सो हमें बताना है कौन मोर एक्यूरेट है और कौन मोर प्रिसाइज है। सो जब हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो हम रेंज देखते हैं। तो ए के केस में रेंज आ रही है हमारी 2, बी के केस में रेंज आ रही है 4 और रिलायबल मेथड के केस में रेंज आ रही है 1। सो रिलायबल मेथड में जो रेंज है 1 वो वेरी नियर टू 2 है। सो ए इज मोर प्रिसाइज देन बी, ए इज मोर प्रिसाइज देन बी, यानी कि ए का प्रिसीजन ज्यादा है बी से। और जब हम एक्यूरेसी की बात देखते हैं तो हम एक्चुअल वैल्यू की बात को देखते हैं। सो एक्चुअल वैल्यू को देखा जाए तो 1000.1 के नजदीक 1001 है। सो बी की एक्यूरेसी ज्यादा है ए से। सो बी इज मोर एक्यूरेट देन ए। सो ऑप्शन जो था इसका वो था ऑप्शन नंबर 2। द मेजरमेंट मेड बाय ए आर लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज कंपेयर टू बी। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Question number 7 is A, B, C and D are 4 consecutive points on a circle such that chord AB is equal to BC is equal to CD is equal to 10 cm and DA is equal to 20 cm. The radius of the circle in centimeter is, हमें सर्कल की रेडियस बतानी है। तो
तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। सो इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, A, B, C and D. So AB is 10 centimeter, BC is 10 centimeter and CD is also 10 centimeter, but AD is 20 centimeter, where हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये वाला 20 सेंटीमीटर दिया गया है। सो अगर हम इसका मिड पॉइंट O ले लें और एक तरह से देखिए तो ये R आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। सो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ये सभी इक्वल है। और तो जो ये 20 दिया हुआ था तो इसका मतलब हुआ जो रेडियस आएगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा सर्कल का। सो इसका ऑप्शन था ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 1 इसका आंसर था। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर इज। हमें एक फिगर दी है, हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके ट्रायंगल। तो हम फर्स्ट से काउंट करते हैं, बड़े वाले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 12 नंबर ऑफ triangles. Question number 9 is A tells B, I could be visiting you on any day in the next 2 months and you must give me gold coin of as much total weight in grams as the number of days that would elapse from today। मतलब A B को बोलता है कि मैं तुम्हें अगले नेक्स्ट 2 मंथ किसी भी डे में मिलने आ सकता हूँ और जिस दिन मैं तुम्हें मिलने आऊँगा उतने ही ग्राम के तुम्हें मुझे सिक्के देने पड़ेंगे। इफ गोल्ड कॉइन आर अवेलेबल इन इंटीजर ग्राम वेट, गोल्ड कॉइन्स जो है इंटीजर ग्राम वेट में अवेलेबल है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन विद विच बी कैन मीट एज डिमांड ऑन एनी डे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट 2 मंथ में कभी भी विजिट कर सकता हूँ और जिस दिन मैं विजिट करूंगा उतने ग्राम का गोल्ड कॉइन तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इफ द गोल्ड, अब बोला है गोल्ड कॉइन अवेलेबल है इंटीजर ग्राम वेट में, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, वो लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कौन सा होगा विद विच बी कैन मीट एज डिमांड ऑन एनी डे। बी जो है ए की डिमांड को किसी भी दिन पूरा कर सकता है और जो कॉइन होगा वो हमेशा एक इंटीजर ग्राम वेट में ही होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज देख लेते हैं, कितने डेज हो सकते हैं कि वो आ सकता है मिलने के लिए। आज के बाद की बात हो रही है तो सपोज अगर मंथ 31 का हुआ तो टोटल हुए 62 डेज, तो वो हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज बाद आए तो हो सकता है 63 डेज में आए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो आ सकता है वो 63 डेज मतलब 62 डेज के बाद आ सकता है। मिनिमम 63 से कम होगा तो वो या तो 63rd डे आएगा या फर्स्ट डे आ सकता है। इसी तरह से कोई इन नंबर्स के बीच में ही वो आ सकता है, इतने डेज के बाद या इतने डेज में ही वो आ सकता है। हमारे पास जो टोटल लीस्ट नंबर्स जो होंगे, जितने नंबर्स के कॉइन उसके पास होने चाहिए वो होंगे 1 2 4 8 16 एंड 32। अगर उसके पास ये वाले कॉइन्स होंगे तो वो इजीली ए की डिमांड्स को किसी भी दिन पूरा कर सकता है। कैसे? अगर वो अगले दिन आ जाता है तो उसे 1 ग्राम का कॉइन देना होगा। अगर वो सेकंड डे आता है तो उसे 2 ग्राम का कॉइन देना पड़ेगा। अगर वो थर्ड डे आता है तो वो 2 + 1 ग्राम का कॉइन देगा। फोर्थ डे आता है तो वो सिर्फ फोर्थ वाला कॉइन देगा। फिफ्थ डे आता है तो 4 + 1। सिक्स्थ डे आता है 4 + 2 का देगा। सेवेंथ डे जब वो आएगा 4 + 2 + 1 का देगा। एट्थ डे वो ये 8 वाला ही 8 ग्राम का ही कॉइन देगा। 9th डे 8 + 1। 10th डे 8 + 2। 11th डे 8 + 2 + 1।
एंड 12th डे 8 + 4, 13th डे 8 + 4 + 1। सो इसी तरह से इतने नंबर्स के साथ, इन नंबर्स के साथ वो एक ही सारी डिमांड्स को पूरी कर सकता है। सो तो लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो हुए वो हमारे हुए 6। सो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज 7 चेयर्स नंबर 1 to 7 are placed around a round table. Starting from chair number 5, a person keeps going around the table anti-clockwise. After crossing 41 chairs, the person will reach the chair number. So question में बोला गया है एक राउंड टेबल के अराउंड 7 चेयर्स रखी गई हैं और 7 चेयर्स को नंबर दे दिया गया है 1 से लेके 7 तक। एक पर्सन 5th नंबर वाली चेयर से अपना चलना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि 41th चेयर को क्रॉस करने के बाद वो कितने नंबर वाली चेयर पे आएगा। सो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इधर हम 7 चेयर्स रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें बोला गया है पर्सन जो है वो 5th नंबर चेयर से चलना स्टार्ट करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है। तो हमें बताना है कि 42 आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर, तो 41 चेयर क्रॉस करने के बाद वो 42th चेयर पे ही आएगा, 42th नंबर वाली चेयर पे आएगा। तो हमें बताना है जब वो 42th चेयर पे आएगा तो वो कौन से नंबर वाली चेयर होगी। जब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट पोजीशन ये होगी, यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th, यानी कि जो उसकी 7th वाली पोजीशन होगी वो 5th नंबर वाली चेयर ही होगी। फिर 14th पोजीशन भी 5th नंबर वाली होगी, फिर 21th पोजीशन भी 5th नंबर वाली होगी। इसी तरह से देखा जाए फिर 28th आएगी, फिर 35th आएगी एंड नेक्स्ट वन इज 42th। तो उसने बोला था कि आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स को क्रॉस करने के बाद द पर्सन विल रीच द चेयर, पर्सन जो है कौन से नंबर वाली चेयर पे रीच करेगा। तो 41 को क्रॉस करने के बाद 42th चेयर ही आएगी और वो 5th नंबर वाली चेयर को रीच करेगा। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3rd। Next question is question number 11. The difference, the sum and the product of two integers are in the proportion 1:3:10. The two integers are, हमें दो integers बताने हैं और दो integers के difference, sum और product का ratio हमें दिया है। तो हम ले लेते हैं let two integers are x and y। दो integers हमने x और y ले लिए। सो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। x - y = a टाइप्स दिया है क्योंकि वो 1:3:10 में है। सो y को हम 3a टाइप ले लेते हैं और उनके प्रोडक्ट को हम 10a टाइप ले लेते हैं। जब हमने इस तरह से किया, सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा 2x = 4a एंड x = 2a मिल गया यहाँ से। और अगर मैं ये x की वैल्यू इधर डाल दूँ तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सो जब मैंने यहाँ x की जगह 2a y = 10a डाल = 10a कर दिया तो a से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहाँ से x और a की वैल्यू निकल जाएंगी। सो a को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो x - a = 5 एंड x - 3a = -5। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे x कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a = 10 एंड a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 5। इस a की वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 10। सो
x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जब हम ऑप्शन से मैच करेंगे सो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। Question number 12 is, in a certain cipher language, bike is coded as YFHB and car is coded as ZXO. Then scooter can be coded as. So अगर इसको हमें इधर से ही देखना हो तो इसमें हमारे पास 3 जो अल्फ़ाबेट्स है वो कॉमन है, एक C, R और E। सो आर को इधर ओ से डिनोट किया गया है तो इधर हम ओ लिख देते हैं आर के नीचे। सी को जेड से डिनोट किया गया है और ई को बी से डिनोट किया है। और अगर हम सिर्फ इन तीनों से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। इन तीनों को ही अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 इससे मैच कर रहा है। और अगर आपको एक्चुअल कोडिंग डिकोडिंग से इसको देखना है तो वो भी बता देते हैं। इधर B को Y डिनोट किया है सो इसको Y लिख देते हैं। C को Z डिनोट किया है, A को X डिनोट किया है सो X Y Z। Z के बाद आता है A B, क्योंकि E को B तो आ रहा है B। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T और आगे तक चलता जाएगा। अब हमें स्कूटर को डिकोड करना था सो S के नीचे हमारा आ रहा है P। C के लिए हम C को Z से डिनोट कर रहे हैं, O को L से डिनोट कर रहे हैं स्कूटर, T को डिनोट कर रहे हैं Q से, E को डिनोट कर रहे हैं B से और R को डिनोट कर रहे हैं O से। सो आंसर ये वाला होगा। सो इसका भी ये भी 3rd ही आ रहा है। सो ये वाला इजी था अगर आपको टाइम बचा रहा है अपना, और एक्चुअल मेथड इसका ये था। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, देयर आर 9 आइडेंटिकल बॉल्स, वन ऑफ विच इज हैवियर देन द अदर 8. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ वेइंग्स यूजिंग अ 2-pan बैलेंस नीडेड फॉर डेफिनेटली आइडेंटिफाइंग द हैवियर बॉल? मीन्स हमारे पास 9 आइडेंटिकल बॉल्स दी है जिसमें से एक हैवी है। तो यहाँ पे हम 9 बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो इन 9 बॉल्स में से एक बॉल हैवी है। हमें बताना है कि हमें कितनी बार वेइंग करना पड़ेगा एक 2-pan बैलेंस में कि हमें पता लग जाए कि कौन सी वाली बॉल हैवियर है। सो इसको करने के लिए हमने क्या किया, बॉल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जब हम बॉल्स को ग्रुप नंबर 1 दे देते हैं, इसको ग्रुप नंबर 2 और इसको ग्रुप नंबर 3 दे देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने सपोज ये दोनों ले लिए। सो इसमें इसको जब हमने बैलेंस किया तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है, या तो वो बैलेंस हो जाए या फिर बैलेंस ना हो, नॉट बैलेंस। अगर वो बैलेंस हो गया तो हम ग्रुप नंबर 3 को चूज करेंगे, क्योंकि बैलेंस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सारी 6 की 6 बॉल्स आइडेंटिकल है, ऑल 6 बॉल्स आर आइडेंटिकल्स। बट अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ जो ज़्यादा हैवियर वाला है उसी में एक बॉल जो है वो हैवी वाली बॉल है। सो हम अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 बॉल्स का ही ग्रुप बचेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसमें से भी हम एक एक बॉल चूज़ करेंगे। अगर हमने ये दोनों बॉल्स चूज़ की और वो इसका भी एक ही केस हो सकता है, या तो बैलेंस हो सकती है या नॉट बैलेंस होगी। अगर बैलेंस हो गई तो इसका मतलब है 3rd बॉल आंसर है। अगर बैलेंस नहीं हुई तो जो हैवियर वाली है वो चूज़ कर लेंगे। सो हमारे पास हमें सिर्फ 2 बार उसको उन बॉल्स को वेट करना पड़ा। सो ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था। मतलब हमें कितनी बार उनको बैलेंस करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम्स 2 टाइम्स उसको बैलेंस करके ही हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन सी वाली बॉल हैवियर है। Question number 15 is, consider a location on earth where sun is overheaded at noon. Compared to its shadow at 10 AM, the shadow of tower at 4 PM would be. हमें बताना है कि 10 AM और 4 PM के कंपैरिजन में कितने का डिफरेंस होगा। सो हमने सपोज किया ये हमारा एक टावर है और सपोज 10 AM पे, यहाँ 10 AM पे यहाँ पे लिखते हैं 10
AM पे इसकी शेडो कुछ इधर बन रही है, फिर और ये 12 नून में है। जब हम 12 बजे कोई भी शेडो नहीं बनेगी हमारी। जब 10 AM पे इतनी शेडो बनी, सपोज यहाँ पर ये हमारी शेडो बन रही है, और फिर 2 PM पे हमारी ये वाली शेडो बन रही है, और 4 PM पे हमारी कुछ ये वाली शेडो बन रही है। सो उसने पूछा है कंपेयर टू इट्स शेडो एट 10 AM द शेडो ऑफ अ टावर एट 4 PM वुड बी। सो देखा जाए तो एक ये वाला हो गया, एक क्वांटिटी, दूसरी ये वाली हो गई, और ये थर्ड। तो 4 PM पे थ्राइस टाइम लॉन्गर बनेगी एज कंपेयर टू 10 टाइम के। सो ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर 2, thrice time longer. Question number 16th is, a girl is running at constant speed to catch a bus which is stationary. Before she reaches the bus leaves and moves with a constant acceleration. Which one of these graphs describe the situation correctly? So सबसे पहले acceleration और velocity time graph देख लेते हैं। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर हमारे पास टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आता है। तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और टाइम भी इंक्रीज करेगा तब एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो अब देखते हैं हम अपना ग्राफ को। ये हमारा बस का ग्राफ दिया था और ये वाला हमारा गर्ल का ग्राफ दिया है। सो बोला गया था कि गर्ल रन करना स्टार्ट करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये वेलोसिटी ये स्पीड एंड दिस वन इज टाइम। सो बोला है गर्ल की स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ, टाइम इंक्रीज कर रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है। नेक्स्ट बोला है बिफोर शी रीचेज द बस लीव्स एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे ही वो बस के पास पहुंचती, बस के थोड़ा सा पीछे पहुंचती है, बस मूव करना स्टार्ट कर देती है। सपोज यहाँ पर वो पहुंची और बस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो हमें बताना है विच वन ऑफ दीज ग्राफ डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब उसने बोला है कि बट बस की जो, ये हमारी बस थी, बस की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हमें पता है स्पीड इस तरह से इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर जो स्पीड होगी, बस यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है। सो इस तरह से ये मेरी बस का ग्राफ आएगा और ये गर्ल का ग्राफ होगा। सो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा था वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। सो इसका ऑप्शन 2 आंसर सही था। Question number 17 is the trend of two quantities over 5 years are shown in the graph. Which of the following valid inferences? हमें 5 years के लिए दो क्वांटिटी का ग्राफ हमें शो किया गया है। एक y एक्सिस में हमने वैल्यू ले ली है और x एक्सिस में ईयर ले लिया है, और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का ग्राफ हमें शो किया गया है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल। हमें जब वैल्यू की इधर कोई टर्म्स ही नहीं दी गई है ईयर्स के लिए तो हम नहीं बता सकते कि क्वांटिटी 1 का मीन और क्वांटिटी 2 का मीन इक्वल है या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को भी थोड़ा साइड रखते हैं। सो ऑप्शन बी था द क्वांटिटीज, द वेरिएशन इन द टू क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल। सो वेरिएशन देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में क्वांटिटी 1 जा रही है तो वो डिक्रीज कर रही है, बट क्वांटिटी 2 इंक्रीज कर रही है हर ईयर के लिए। फर्स्ट से सेकेंड में गई फिर भी इंक्रीज करी, सेकेंड से थर्ड में गई तो भी इंक्रीज की। बट अगर हम क्वांटिटी 1 को देखें तो वो वेरी कर रही है, वो कभी डिक्रीज कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है। सो इस वजह से वेरिएशन दोनों क्वांटिटीज का इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है क्वांटिटी 1 वेरी लेस ओवर द गिवन पीरियड एज कंपेयर टू क्वांटिटी 2। ये वाला ऑप्शन सही है कि क्वांटिटी 1 जो है वो लेस वेरी कर रही है ओवर अ गिवन पीरियड एज कंपेयर टू क्वांटिटी
2, क्योंकि ये कभी डिक्रीज कर रही है कभी इंक्रीज कर रही है, तो इसमें वेरी मतलब ये कम वेरी कर रही है क्वांटिटी 1, बट क्वांटिटी 2 रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। सो ऑप्शन जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था वो एकदम सही था। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ए इज ट्रू हम नहीं बोल, सी इज ऑलवेज ट्रू। सो सी जो है वो ओनली थर्ड ऑप्शन में आ रहा है कि सी आर ट्रू, ए एंड सी आर ट्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू होगा क्योंकि सी ऑप्शन ओनली थर्ड ऑप्शन में ही है। सो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज ट्रू। Question number 19 is, in a population of 900, number of married pairs are equal to number of unmarried. 100 are twins in which 50 are married. In that population, 400 are females. What are the number of married person? So, in this question, हमें क्या बोला गया है? टोटल पॉपुलेशन है 900, नंबर ऑफ मैरिड पर्सन्स जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ अनमैरिड के, और जो बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमें फालतू में दी गई है। सो इसी सिर्फ ऊपर की सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट से ही हम अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो हमें दिया है नंबर ऑफ मैरिड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनमैरिड, यानी कि और हमने वो ए ले लिया कि नंबर ऑफ अनमैरिड जो पर्सन है वो ए है, नंबर ऑफ मैरिड पेयर भी ए है। सो और टोटल पॉपुलेशन 900 दिया। अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए कर देती हूँ तो हमारे पास वो 900 आएंगे। 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि एक पेयर में हमारे पास 2 पर्सन होंगे, मैरिड के एक पेयर में 2 पर्सन, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। तो 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 900, यानी कि ए इज इक्वल टू 300। सो यहाँ से नंबर ऑफ अनमैरिड आ गए 300 और नंबर ऑफ मैरिड पेयर्स आ गए 300, बट हमें पूछा था व्हाट आर द नंबर ऑफ मैरिड पर्सन, हमें नंबर ऑफ मैरिड पर्सन बताने थे। सो नंबर ऑफ मैरिड पर्सन इज इक्वल टू, अब पेयर 300 है तो पर्सन तो 2 टाइम्स ऑफ पेयर हो जाएंगे क्योंकि एक पेयर में 2 पर्सन होते हैं। सो 600 इसका आंसर है। सो आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 था वो इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर। Question number 20 is, the difference between the square of 2 consecutive integer is 4,08,235. The sum of the number is. So question में हमें बोला है difference between square of 2 यानी कि 2 consecutive integers ले लिए x और x plus 1, उनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया है हमें 4,08,235। अब हमें बताना है द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4,08,235। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4,08,234, x इज इक्वल टू 204,117। x आ गया, हमें x प्लस 1 भी पता लग गया, 204,118 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का सम बताना था, x इंटू में x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 32804। सो आंसर जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको और क्वेश्चंस के बारे में जानना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।